हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव एंड आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन की। जिसमें देखो, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन हमारा लगभग 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है। लगभग एक पहला काल होता है जिसे प्राचीन काल बोलते हैं, और दूसरा होता है मध्यकाल, और तीसरा होता है आधुनिक काल। ठीक है, प्राचीन काल वो काल होता है जिसके अंदर जो डेट होती है वो नहीं होते और जिसके हमारे पास पूर्ण रूप से प्रमाण नहीं होते। मध्यकाल वो होता है जिसके प्रमाण तो होते हैं, लेकिन डेट वगैरह हमारा इतना कंफर्म नहीं होता। आधुनिक काल क्या होता है, डेट और प्रमाण हमारे पास दोनों होते हैं। ठीक है, ये तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आधुनिक काल। देखो, प्राचीन काल वगैरह के इतने क्वेश्चन नहीं आते जितने आधुनिक काल से आते हैं, तो इसीलिए एग्जाम को दृष्टिकोण रखते हुए तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, आधुनिक काल को हम स्टार्ट करेंगे। आधुनिक काल में हम स्टार्ट करेंगे ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल जो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो एक बेस होगा जिसको हमें समझना। देखो, हिस्ट्री एक कहानी की तरह है जिसको हमें कहानी के रूप में समझना चाहिए। तो देखो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बस कहानी के रूप में आप इसको देखते रहें और आपको सारा याद हो जाए। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि 19 से 20वीं शताब्दी में हम क्या थे, ब्रिटिश काल के अधीन थे, ब्रिटिश के अधीन थे। तो हमारा जो भी था विकास के लिए ब्रिटिश जिम्मेदार थे। तो उसके लिए ब्रिटिश एक व्यक्ति को लेकर है जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले, और ब्रिटिश का मानना था या सोच थी कि हम क्या करें कि लगभग जितना हो सके हम भारत पे राज करते रहें। तो इस चीज़ को देखते हुए तो उन्होंने शारीरिक शिक्षा को थोड़ा बहुत प्रोत्साहन दिया। प्रोत्साहन तो कुछ नहीं था, बस ये थोड़ा एक तरह से बढ़ावा दिया। तो मैं बताऊंगा कैसे कैसे किया। तो 1835 में लॉर्ड मैकाले आए और जिन्होंने शिक्षा नीति को प्रभावित किया, और उनका प्रभाव रहा था कि जो भारत के अंदर निर्मित जो पहले से चल रहे गेम है, जो पहले गेम है, उनकी जगह क्या कर दिया उन्होंने, भारी व्यायाम वाले, ठीक है, भारी उपकरणों से व्यायाम करने की पद्धति को स्टार्ट किया। भारी उपकरणों से जो व्यायाम पद्धति थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, हमारी यूरोप से, जो जिम्नास्टिक पे आधारित थी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति निर्माण है, जो भारत के अंदर गेम चल रहे हैं और जो हमारे कल्चर है या कार्य हैं, वे क्या है, व्यक्ति निर्माण है। एक किसी व्यक्ति ने निर्माण कर दिया और उसका भी कोई भी साइंटिफिक कोई रीजन नहीं है। तो उसने कहा कि आप इसको अपनाएं, और जो जिम्नास्टिक पे आधारित है इसको अपनाएं। लेकिन भारतीय व्यक्ति को ये अच्छा नहीं लगा, उन्हें लगा कि अरे ये तो बकवास है, और उन्होंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया और जो व्यक्ति निर्माण, कृत्रिम निर्माण को बताया। और जैसे कि सूर्य नमस्कार हुआ, नौजलादी हुआ, लाठी चलाना, कबड्डी, खो खो, आते वाते, जितने प्रचलन गेम थे उनको महत्व नहीं दिया। किसने, लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले ने इन सबको महत्व नहीं दिया। ठीक है, और जो लॉर्ड मैकाले द्वारा बनाई गई ये शिक्षा नीति थी भारी उपकरणों वाली, उसने कहा तो था कि इनका प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन उसने कोई भी वो नहीं किया कि भाई हाँ इसके लिए प्योर फैसिलिटी वगैरह दिए जाए। देखो, लॉर्ड मैकाले का उद्देश्य क्या था कि भारत को गुलाम बनाना। भारत को क्या करना, गुलाम बनाना, उसका सबसे बड़ा निश्चय था। ठीक है, और उसके लिए उसने क्या किया कि अगर भारत अपनी संस्कृति को छोड़ दे तो क्या होगा, अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। और अंग्रेज क्या चाहते थे, अंग्रेज का धर्म क्या था, ठीक है, वैसे तो उनका कोई धर्म नहीं होता, वैसे वे मानते हैं क्रिश्चियन। ठीक है, तो क्रिश्चियन बनाना चाह रहे थे, धर्म परिवर्तन करा के। और इसका मानना था कि यदि अपने संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो वो ये कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि इनको संस्कृति से हटाने का सबसे आसान तरीका है, इनकी जो फिजिकल है, जो शारीरिक शिक्षा है, इसको तोड़ दिया जाए। शिक्षा को
बदल दिया जाए। और ये सब चीज़ करने के बाद जब वे अपनी संस्कृति से दूर हट जाएंगे तो क्रिश्चियन को अपना लेंगे। उन्होंने साथ साथ में कुछ वैसे भी कार्य किए थे, जैसे कि जो बोम था, बोम के ऊपर गाय का मांस लगाना, और बोम को क्या था, मुंह में देकर तोड़ना था, जिसके ऊपर एक विद्रोह हुआ 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति भी इसी के ऊपर थी, जिसका स्टार्टिंग किया था मंगल पांडे ने, और कहा था कि हम गाय का मांस नहीं चबाएंगे। ठीक है, तो ये धीरे धीरे अधीन बनाना चाहते और हमको क्या कर रहे थे, तोड़ रहे थे अंदर से। ठीक है, तो उसी के साथ साथ इन्होंने क्या किया, ये कार्य स्टार्ट कर दिया। ठीक है, देखो ये धीरे धीरे ऐसे समझते रहोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, ये शिक्षा नीति बना तो दी, लेकिन भारतीय खेल प्रशिक्षण के अंदर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। और जो उनका मानना था, जैसे वे चाह रहे थे और कि भारत के लोग अपनी संस्कृति छोड़ दे, वो उन्होंने छोड़ दी। छोड़ी नहीं, मतलब उन्होंने क्या किया, जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई शिक्षा थी उसमें रुचि लिया, क्योंकि उन्होंने भारी उपकरण तो यूज नहीं किया। ठीक है, तो उनका क्या काम था, उनका काम था कि इनको छोटी पोस्ट के लिए तैयार किया जाए और बड़ी पोस्ट पे हम स्वयं हों। ठीक, तो इसी के साथ साथ वे इसी अपने कार्य में चलते रहे। और जब उन्हें लगा, जब 1857 की क्रांति हुई और 1857 की क्रांति के अंदर उनका एम्पायर गिरने से बचा, तो उन्होंने क्या किया कि एक शिक्षा नीति को अपनाया। ठीक है, और एक एक्ट लेकर आए जिसे बोलते हैं फॉरेस्ट एक्ट। क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट एक्ट बोलते हैं। और फॉरेस्ट एक्ट के अंदर उन्होंने क्या किया कि जो केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा नीति की जिम्मेदारी है, जो 1835 के अंदर किसने, मेकाले ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उसने क्या किया, जो केंद्र सरकार थी, केंद्र सरकार द्वारा जो भी जिम्मेदारी थी किसके लेकर, शिक्षा को, उसने कहा, क्या कहा कि वो राज्य सरकार संचालन करेगी और केंद्र सरकार उसका पर्यवेक्षण करेगी। लेकिन इसके अंदर कहीं भी शारीरिक शिक्षा की कोई स्थान नहीं दिया गया। यहाँ से कोई भी शारीरिक शिक्षा, देखो वो शारीरिक शिक्षा वैसे दूर करना चाहते हैं, तो इसमें शारीरिक शिक्षा का कोई भी महत्व या कोई भी स्थान उन्होंने नहीं दिया। देखो उनका मानना क्या था। ठीक है, अब देखो ये भारत है, बस ऐसे ही मान लो। ठीक है, ये भारत है। अब सबसे पहले 1835 में कौन सरकार कर रही थी, केंद्र सरकार क्या करती, संचालन कर रही थी। केंद्र, देखो केंद्र यदि सेंटर किसी भी चीज का संचालन करता है तो सभी राज्यों को बराबर बराबर रूप से मिलता है। कहीं भी कोई भी राज्य हो उसको बराबर बराबर रूप से बटेगा। तो इन्होंने एक नया कार्य किया। कार्य क्या किया कि इसको ना, जो जिम्मेदारी है केंद्र की है, इसको यहाँ से हटाकर किसे दे दिया, राज्यों को दे दिया जाए। अब राज्य के देने के पीछे मकसद क्या था। अब देखो, यदि आपका कोई गांव है या शहर है, यदि उसके अंदर सेंटर सरकार को जिम्मेदारी लेगी तो सभी राज्यों को, सभी गांव या घर को समान देगी। कोई भी कार्य या कोई भी सामान देगी तो बिल्कुल सभी को एक जैसा मिलेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई अपनी रक्षा करना स्वयं की जिम्मेदारी है। ठीक है, अपने परिवार की रक्षा करना सभी की स्वयं की जिम्मेदारी है, और हम चेक करेंगे कि तुम रक्षा कर रहे हो या नहीं। ठीक है, अब आपके घर में आपके पिताजी को बोल दिया जाए कि इन बच्चों की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है, सबसे पहले क्या करती सरकार, अब कौन कर रहा है, घर घर। तो सभी घर घर वाले, सभी व्यक्तियों की अलग सोच होगी, और अलग सोच होगी तो वो एक दूसरे परस्पर समानता को नहीं दर्शा पाएंगे। और जब वे बिछड़ जाएंगे, देखो सभी समानता से अलग हो जाएंगे। जो पंजाब है, पंजाब अपनी संस्कृति के साथ क्या देगा, शिक्षा देगा। भाषा अलग होगी, ठीक है, शिक्षा अलग होगी, भाषा अलग होगी, कल्चर अलग हो गया, तो ये क्या होगा, पंजाब कभी भी मध्य प्रदेश के जैसा नहीं हो पाएगा, और मध्य प्रदेश कभी भी हमारा यूपी की तरह नहीं हो पाएगा।
अब ये सभी राज्य क्या होंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ठीक है। और वही तो ये चाहता था कि जब तक ये अलग नहीं होंगे तब तक भाई हमारा कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो उन्होंने क्या कर दिया कि केंद्र सरकार पर्यवेक्षण करेगी और राज्य सरकार उसका संचालन करेगी। राज्य उसका संचालन करेगी अपने स्तर पर, बस केंद्र सरकार क्या करेगी, उसका पर्यवेक्षण करेगी, ठीक है। तो उन्होंने एक पहली चाल तो चल दी, क्या कि भाई सभी केंद्र राज्य क्या करेंगे, संचालन करेंगे किसका, शिक्षक। अब राज्य तो संचालन कर ही रहे हैं जी, ठीक है। अब राज्य संचालन कर रहा है, केंद्र उसका पर्यवेक्षण कर रहा है, इन्होंने मान लिया ठीक है। अब वे शिक्षक के स्तर पे तो थोड़ा अपने एक दूसरे से अलग हो ही गए। अब उन्होंने क्या किया कि 1857 के अंदर शस्त्र अधिनियम को लेकर, जिसे बोलते हैं आर्म्स एक्ट, ARM, ठीक है, ये वाला आर्म्स एक्ट लेकर आए। 1857 का विद्रोह इतना खतरनाक हुआ था कि भारत से उनकी सत्ता खत्म होने से बाल बाल बच गई। तो एक व्यक्ति आए थे जिसका नाम था लॉर्ड लिटन, और इनको भारत लाया गया, ठीक है। और इनका यही कार्य था कि जो विद्रोह हुआ था उसको दोबारा ना संचालन हो, ठीक है, जिसमें किसी भी भारत, तो इन्होंने कहा कि 1878 के अंदर जो शस्त्र अधिनियम लेकर आए, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट कार्य ये था कि भारतीयों को शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाते। और शस्त्र कैसा था, अस्त्रों बनाना बंद कर दिया गया और चलाना बंद कर दिया, जैसे कि लाठी चलाना, लाठी लेकर चलना भी उन्होंने बंद कर दिया। देखो भारत के अंदर लाठी एक संस्कृति से पहले से चलती आ रही है, जो अपनी रक्षा के लिए पहले से यूज करते हैं। गांधी जी ने लाठी का यूज इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने इसका खुलकर विद्रोह किया, और जब इसका भारतीयों के लिए लागू कर दिया गया तो भारतीयों ने इसका बहुत खुलकर विद्रोह किया। अब इन्हें लगा कि यार ये विद्रोह एक तरह से सामूहिक रूप ना ले ले, तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं भाई, संस्कृति को हम तुम्हारी नष्ट नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा, एक चूरण दी, ठीक है, भारतीय लोगों को क्या दी, एक चूरण दी, और इन्हें कहा कि भाई हम तुम्हारी संस्कृति को लुप्त नहीं होने देने, क्योंकि भारतीयों ने विद्रोह किया कि भाई तुम तुम्हारी संस्कृति पे, भाई लाठी कहाँ का हथियार है, लाठी तो सुरक्षा के लिए वैसे यूज करते हैं, भाई कोई जानवर आ जाए उससे बचने के लिए लाठी का यूज होगा। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, 1882 के अंदर लगभग 4 साल बाद, ठीक है, 1878 के अंदर इन्होंने लागू किया कौन सा, आर्म्स एक्ट। इन्हें लगा कि इसका विद्रोह हुआ तो इन्होंने इससे बचने के लिए 1882 के अंदर क्या किया, हंटर महोदय के साथ हंटर एक अधिनियम लेकर आया जिसे हंटर कम्युनिस्ट बोलते हैं, हंटर आयोग बोलते हैं, ठीक है, सॉरी हंटर कमीशन बोलते हैं। हंटर महोदय के अध्यक्ष में स्कूली पाठ्यक्रम में भारतीय शिक्षा को खेलों के व्यापक चर्चा करने के लिए भारतीय शिक्षा आयोग का गठन और केंद्र सरकार ने किया, ठीक है। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कर दिया गया कब, 1882 के अंदर, और केंद्र सरकार के द्वारा किया, जिसे हंटर कमीशन भी कहते हैं। देखो अंग्रेजों ने पहली बार फिजिकल एजुकेशन को इन्होंने मान्यता दी और कहा कि भाई जो 1857 है, सॉरी 1857 बोल रहा हूँ, जो आपकी संस्कृति है हम इसको लुप्त नहीं होने देंगे। और इन्होंने इसे क्या किया कि जो स्कूली पाठ्यक्रम में उसमें इन्होंने उचित स्थान देने का काम किया, ठीक है। स्कूली में कहा कि जो तुम्हारे पितृत्व खेल हैं, जो आपके प्राचीन खेल है, जैसे कि सूर्य नमस्कार, ठीक है, और खो खो और लाठी चलाना, ये सभी जितने भी गेम थे हमारे, कि इनको हम क्या करेंगे, पैतृक खेलों को इन्हें आपके स्कूली पाठ्यक्रम में क्या कर देंगे, जोड़ दिया जाए। अब देखो वहां पे उन्होंने क्या क्या धोखा किया, धोखा वहां दिया, यहाँ पे उन्होंने चूरन दी और हम क्या हुए, खुश हो गए। अब जब हम खुश हो गए तो हमने एक चीज की मांग की कि जी 1894 के अंदर कि जो हमारे शिक्षा नीति चल रही है उसके अंदर शारीरिक शिक्षा को जी अनिवार्य कर दिया जाए। इन्होंने कहा अच्छा, अब हमने तुम्हें थोड़ी चूरन क्या दी, तुम तो सिर पे चढ़ रहे हो। और इन्होंने क्या कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा
और इन्होंने कहा कि ठीक है देखेंगे, और यूँ क्या हो गया, विफल हो गया। लेकिन यहाँ पे भारतीयों को शक हो गया कि भाई साहब हमारी शिक्षा के ऊपर इन्होंने क्या कर दिया, हमारी शिक्षा तथा संस्कृति को अंदर से निचोड़ रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने देखो 1878 के अंदर क्या लेकर आए थे, ये अपना एक एक्ट लेकर आए थे, और 1882 के अंदर इन्होंने चूरन दी, जिसमें क्या हंटर कमीशन आया, ठीक है, और इसके अंदर आर्म्स एक्ट आया, और 1800 लगभग 92 के लगभग, ठीक है, इन्होंने क्या क्या, हाँ 1892-98 के लगभग इन्होंने क्या किया, एक बार चेक कर ले रहा हूँ, हाँ 94 है, सॉरी 1894 के अंदर इन्होंने 94 के अंदर इन्होंने मांग की, वो हुई नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए 1914, ठीक है, 1914 के अंदर लगभग 2 वैद्य भाई ने क्या किया, एक संस्था का निर्माण किया जिसे बोलते हैं HVPM, जिसे बोलते हैं हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। इसका एक क्लब खुला, क्लब का निर्माण किया, और उसके अंदर क्या था, उसके अंदर अखाड़ा था, और अखाड़े के अंदर कुश्ती को चलाया। और भारतीयों के अंदर, जो भारतीय व्यक्ति थे के अंदर, भारतीय के प्रति क्या किया, आजादी की ज्वाला को जलाने का कार्य किया कि हम क्या है, हमें आज़ाद होना है और अपनी संस्कृति को नष्ट होने से बचाना है, ठीक है जी। 1914 के अंदर HVPM का निर्माण किया। कौन थे वे 2 वैद्य भाई, 2 वैद्य भाई थे, नंबर 1 अंबादास वैद्य और अनंत कृष्णा राव वैद्य, ठीक है। इनके गुरु कौन थे, रामदास जी महाराज, जो अखाड़े के प्रसिद्ध प्रचालक थे, ठीक है, ये अखाड़ा चलाते थे, ठीक है। और इसी ने जो हमारा 1914 इसमें क्लब बना, इसी ने आगे चलकर 1936 में बर्लिन ओलंपिक में पुणे की शाखा ने खो खो और व्यायाम का प्रदर्शन किया 1849 में स्वीडन में आयोजित, ठीक है। खो खो और व्यायाम को ओलंपिक में प्रदर्शन किया। देखो कितना बड़ा इनका वो था, और अपनी संस्कृति को विश्व स्तर पर प्रसारित किया, ठीक है। अब देखो 1914 के अंदर ये चलता रहा, उसके बाद 1920 के अंदर एक संस्था है जिसे बोलते हैं YMCA, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। 1920 के अंदर यहाँ से क्या था, यहाँ से रियल में भारतीय शिक्षा को बढ़ावा होने लगा, ठीक है। YMCA जो है हम कल देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।